हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स, जो कि बेस्ड है और न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो इससे पहले पहले हमने क्या देखा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें क्या होता था, किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता था, जिसकी वजह से वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं करता था। न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमने क्या देखा कि कोई बॉडी पे जब नेट एक्सटर्नल फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो क्या करने लगता था, करेक्ट, वो क्या करने लगता था, एक्सिलरेट करने लगता था। थर्ड लॉ में हम सिंपल सी चीज देखेंगे कि जो थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जो आप फर्स्ट और सेकेंड लॉ में नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हो, उसका ओरिजिन कहां से हुआ। थर्ड लॉ क्या पूछता है, व्हाट इज द origin of net external force। ठीक है, सपोज कर लो हम एक आपको एग्जांपल से बता रहे हैं, ये कोई पार्टिकल बी है, कोई पार्टिकल ए है, कोई पार्टिकल सी है। ठीक है, आपको क्या करना है, नेट फोर्स बी के ऊपर कैलकुलेट करना है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एफ नेट ऑन बी। तो आप क्या क्या देखोगे कि ए ने बी पे कितना फोर्स लगाया, सी ने बी पे कितना फोर्स लगाया, यही ना देखोगे। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोल रहा है कि जो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया, सी ने बी के ऊपर फोर्स लगाया, तो बी के लिए सी का फोर्स क्या बन गया, एक्सटर्नल फोर्स बन गया। तो सिंपल सा पूछता है कि वो एक्सटर्नल फोर्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उस एक्सटर्नल फोर्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इस ऐसा तो होगा नहीं कि इसके पास अपने आप ही यूनिवर्स में फोर्स पैदा हो जाए। ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के पास सेल्फ बिल्ड फोर्स बन जाए। तो वही पूछता है कि जिसको आप एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हो, उसका ओरिजिन कहाँ से है। बताओ बताओ, 2 मिनट सोचो। देखो, ए ने बी के ऊपर काम किया, हम क्या निकाल रहे हैं, बी के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं। तो देखो हम डिनोट कैसे करते हैं, फोर्स ऑन बी, हम एफ नेट ऑन बी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। कैसे लिखते हैं, फोर्स ऑन जिसके ऊपर लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, बी के ऊपर, ड्यू टू, कौन लगा रहा है, ड्यू टू, एक बार ए लगा रहा है, एक बार सी लगा रहा है। ठीक है, इसको हम सिंपली ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन होता है, जिसके ऊपर लग रहा है, यहाँ पे कौन होता है, जो लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बार ए है, एक बार सी है। ठीक है, तो बताओ कहाँ से ओरिजिन हुआ, इनके पास अपने से तो पैदा हुआ नहीं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स सिंपली बोलता है कि जो ओरिजिन ऑफ फोर्स है वो किसी दूसरे बॉडी से हुआ होगा। कहने का मतलब, यहाँ पे पर्दे के पीछे कोई यक्स मान लो, और यहाँ पे पर्दे के पीछे कोई वाई रहा होगा। सिंपली बोलता है कि जिसको आप नेट एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हो, उसका जो ओरिजिन है वह किसी दूसरी बॉडी द्वारा दिया गया होगा, उसका जो उत्पत्ति है वो किसी दूसरी बॉडी से किया गया होगा। यक्स ने क्या किया होगा, आके सी को हिट किया होगा। ठीक है, पहले क्या था, ए बी सी तीनों रेस्ट पे थे, सपोज कर लो। फिर क्या हुआ होगा, यक्स ने आके सी को हिट किया। यहाँ पे सीधे लाइन में बनाओ, ठीक है, अच्छा लगेगा, तभी ना बोलोगे कि हाँ यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। यक्स को यहाँ पे बनाओ। ठीक है, यहाँ पे यक्स पार्टिकल है, वो आके इनको हीट करेगा। तो आपको मालूम है ये पहले रुके हुए थे, तो ये मोशन में आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे तो ये बी को हिट करेंगे। तो बी को क्या लगेगा कि मुझे किसने हिट किया, सी ने हिट किया। तो बी क्या बोलेगा कि सी भाई तुमने जो मेरे ऊपर फोर्स लगाया वो क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। वैसे ही यहाँ पे हुआ होगा, इसको रहने दो। यहाँ पे पर्दे के पीछे वाई है ना, वाई ने आके ए को हिट किया, फिर ए ने जाके बी को हिट किया। तो बी ने क्या बोला, ए भाई तुमने मुझे हिट किया, इसका मतलब तुमने जो फोर्स मेरे ऊपर लगाया वो मेरे लिए क्या बन गया, एक्सटर्नल फोर्स बन गया। ठीक है, तो सिंपल सा आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, द फोर्स ऑन ए बॉडी, द फोर्स ऑन अ बॉडी is arises due to some other body, due to some other बॉडी।
ठीक है। जो ए के पास या फिर जो सी के पास फोर्स है वो कहाँ से आया, ड्यू टू सम अदर बॉडी। अदर बॉडी क्या होते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, उनका हम अपने कैलकुलेशन में यूज नहीं करते। ठीक है, तो न्यूटन का सिंपल लॉ सिंपली क्या हो गया, ओपन हो गया। एक और बात बताओ, यक्स ने सी को पे ऊपर फोर्स लगाया, सी को हिट किया, तो सी भी तो यक्स को हिट करेगा। ये वाई ने ए को हिट किया तो ए भी तो वाई को हिट करेगा। नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सा सुनो। आपके पास स्प्रिंग तो होगा ही, उसको आप जब कंप्रेस करते हो मतलब दबाते हो तो उसका लेंथ कम हो जाता है। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि जितना आप ज्यादा दबाते हो आपके हाथों में उतना दर्द, आपकी उंगलियों में उतना पेन बढ़ जाता है। तो क्या हो रहा है, आप जितना फोर्स उस स्प्रिंग पे लगा रहे हो, स्प्रिंग भी आपके हाथों पे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से आपको पेन होने लगता है। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, यक्स सी पे जब फोर्स लगाएगा तो सी भी यक्स पे लगाएगा, वाई ए पे जब फोर्स लगाएगा तो ए भी वाई पे लगाएगा। ठीक है, क्या ये कौन सा केस चल रहा है, जब व्हेन बॉडी इन कांटेक्ट वाला केस चल रहा है। व्हेन बॉडी कांटेक्ट में आते हैं, कांटेक्ट का मतलब एक दूसरे से मिल, फिजिकली टच में आते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, कांटेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई डाउट। ठीक है, एक और बात बताओ, जब अगर बॉडी नॉन कांटेक्ट हो तब क्या होगा। नॉन कांटेक्ट की बात करें तो उस टाइम पे ए और बी अगर एक दूसरे, ये और ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या नॉन कांटेक्ट सिचुएशन में भी ऐसा होगा। देखो, y ने a के ऊपर इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो a y के ऊपर इधर के डायरेक्शन में लगाएगा, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, जिसकी वजह से y जहां पे था फिर से वही पहुंच जाएगा। यक्स ने सी पे इस डायरेक्शन में लगाया तो सी क्या करेगा, यक्स को इस डायरेक्शन में लगाएगा, जिसकी वजह से यक्स जहां से आया था फिर वहीं पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये जो फोर्स होता है ए और बी, फोर्स ऑन A on due to y is equal to force on y due to A, बट एक निगेटिव साइन के साथ। निगेटिव साइन क्या बताता है कि उन दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, y ने जो A पे लगाया वो इस डायरेक्शन में लगा, तो जो A जो y पे लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। फोर्स ऑन A ड्यू टू y बराबर होगा किसके, फोर्स ऑन वाई ड्यू टू ए, बस डिफरेंस क्या होगा, दोनों के डायरेक्शन में डिफरेंस होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। ठीक है, तो सपोज कर लो कोई पार्टिकल, ये अर्थ है ना, ठीक है, अर्थ का सरफेस है, मास m का पार्टिकल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अट्रैक्ट क्यों होता है, सब जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। अर्थ के अंदर कोई भी अगर पार्टिकल आता है तो वो सरफेस के टूवर्ड क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो अर्थ क्या कर रहा है, इस मास m पे फोर्स लगा रहा है। अर्थ क्या कर रहा है, उस स्मॉल m पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ पे भी सिंपल केस अराइज होता है कि जिस प्रकार अर्थ ने मास m पे फोर्स लगाया नीचे की तरफ, तो मास m भी तो अर्थ के ऊपर फोर्स लगा सकता है ऊपर की तरफ। जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला था, y ने a के ऊपर फोर्स लगाया इधर की तरफ, तो ए भी वाई पे फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अर्थ ने मास m को नीचे की तरफ खींचा, नीचे की तरफ फोर्स लगाया। एक सेकेंड, हाँ, अर्थ ने क्या किया, मास m को नीचे की तरफ खींचा, नीचे की तरफ फोर्स लगाया, तो उल्टा भी तो पॉसिबल है कि मास m अर्थ को ऊपर की तरफ खींचे, ऊपर की तरफ फोर्स लगाए। हाँ, ये भी पॉसिबल है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन बोलते हैं कि ये केस भी पॉसिबल है। एक्स जो दोनों फोर्स अगर एक दूसरे के टच में रहे या ना रहे, कांटेक्ट में रहे या कांटेक्ट में ना रहे, दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। ए बी पे लगाएगा फोर्स तो बी भी ए पे लगाएगा। लेकिन रियल लाइफ में हमको ये महसूस क्यों नहीं होता, देखो रीजन सिंपल है कि देखो अर्थ का मास ह्यूज है, मास ऑफ अर्थ इज ह्यूज, अर्थ का बहुत ज्यादा मास होता है, और अर्थ के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उनका मास अर्थ के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है। जितने भी पार्टिकल हैं उनका मास सपोज करो कितना होगा, 100 kg या 1000 kg, इतना ही नहीं होगा। और अर्थ का जो वेट होता है वो ट्रिलियन में होता है, जिसको आप
सोच भी नहीं सकते, उतना ज्यादा भारी होता है। इसीलिए जब मास अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, वो वाला फोर्स भी नेचर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको रियल लाइफ में ये फील नहीं होता। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंपल सी कि जब बॉडी कांटेक्ट में रहती है तो उस टाइम पे भी दोनों प्रकार का फोर्स लगता है। फोर्स ऑन ए ड्यू टू वाई इज इक्वल इन अपोजिट टू फोर्स ऑन वाई ड्यू टू ए। यहाँ पे भी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, पहले क्या हुआ, फोर्स ऑन सी ड्यू टू एक्स, पहले सी पे फोर्स ने सी, तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे फोर्स ऑन सी ड्यू टू एक्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन यक्स ड्यू टू सी। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा, लेकिन फर्क क्या होगा, डायरेक्शन का। सी के ऊपर जो यक्स ने फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में था, तो यक्स के ऊपर सी ने जो फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में होगा। फर्क क्या है, दोनों बराबर फोर्स है, लेकिन फर्क कहाँ है, डायरेक्शन में फर्क है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फोर्स ऑन स्मॉल एम ड्यू टू अर्थ, so force on small m due to earth is equal to फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू स्मॉल एम। बस फर्क कहाँ होगा, नेगेटिव साइन में। और हम इसको फील क्यों नहीं करते, क्योंकि अर्थ का मास ह्यूज है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसलिए रियल लाइफ में हम फील नहीं करते। यहाँ तक नोट करो, फिर हम बात स्टेटमेंट लिखते हैं किसका, इन्हीं का, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। अभी तक हमने यही तो ऑब्जर्व किया कि फोर्स कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। फोर्स क्या होता है, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, फोर्स never occurs, force never occurs singly in nature, occurs singly in nature। ठीक है, forces is the mutual interaction, forces is the mutual interaction between two bodies, between two bodies। ठीक है, एक बार बिटवीन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, आप जैसे भी लिखते हो, एंड द म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, एंड द म्यूचुअल फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, हमने पिछले हर एग्जांपल में देखा कि दोनों बॉडी एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे थे वो हमेशा क्या था, इक्वल था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, फोर्स नेवर ऑकर सिंगली इन नेचर, नेचर में कभी भी फोर्स अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। फोर्स इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडी, जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब कांटेक्ट में जब आती हैं, कांटेक्ट में आती हैं, चाहे वो फिजिकली आए, चाहे अर्थ ने खींचा वो वाला, फिजिकली ना आए, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, द म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल फोर्स आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, इक्वल होती हैं और अपोजिट होती हैं इन डायरेक्शन में। दिस आइडिया वाज एक्सप्रेस्ड बाय, दिस आइडिया वाज एक्सप्रेस्ड बाय, इसके द्वारा, गैलीलियो, न्यूटन, किसके द्वारा न्यूटन द्वारा, न्यूटन का तो लॉ पढ़ता है। this idea was expressed by Newton। the form of this law of motion, the form of this law of motion। ठीक है, न्यूटन ने क्या किया, इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया और इन्होंने ही इसको क्या बोला कि फोर्स कभी भी नेचर में अकेला नहीं रहता, हमेशा म्यूचुअल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। इसी लॉ को न्यूटन ने क्या बोला, एक्शन रिएक्शन पेयर बोला। इसी लॉ को न्यूटन ने क्या बोला, टू एवरी एक्शन
देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन to every action there is equal and opposite reaction। न्यूटन को लॉ को सिंपली यही लिखा जाता है, ठीक है। ऊपर का थोड़ा नोट करो तो इस लाइन को और डीपली समझा जाए। हो गया, चलो 5 2 3 लाइन सिर्फ गैप करेंगे। देखो इस कुछ लाइन को आप सिंपली, और अगर लिखिन शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, फोर्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर, forces always occurs in pairs। फोर्स ऑन ए बॉडी, सपोज कर लो हमारे पास एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, ठीक है। तो फोर्स ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी ए बाय बी इज इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट टू force on a body, on a body B by A। पहला हमने क्या लिखा, फोर्स ऑन A by B is equal and opposite to force on a body B by A। कहने का मतलब जो आपका फोर्स ऑन A और by B है, फोर्स ऑन A by B, जिसको हम सिंपली क्या बोलते थे, फोर्स ऑन A ड्यू टू B is equal to force on B due to A with a negative sign, equal and opposite to every action there is an equal and opposite reaction। ठीक है, A ने B के ऊपर जो काम किया तो B ने भी उलट कर A के ऊपर काम किया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये सिंपल सा लैंग्वेज है इस आपके लाइन का, यहाँ तक नोट करना है तो लिख सकते हो। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। ओके, चलो ठीक है। देखो यार, लाइफ है, होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। इससे अच्छा है अप्स एंड डाउन्स को अपनी आदत बना लो और अपना सिर्फ काम करते जाओ। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, तुम्हारा काम करना। फिर फल जिसको बोलते हो वो तो ऊपर वाला देगा कि नहीं देगा, वो तो तुम्हारे काम पे डिपेंड करता है ना। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट टू रिमेम्बर लिख लो, पॉइंट टू रिमेम्बर। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, द टर्म एक्शन रिएक्शन इन द फॉर्म मींस नथिंग बट, पहला पॉइंट है द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन इन द लॉ means nothing but force, but related to force, जो हम एक्शन और रिएक्शन की बात कर रहे हैं उसका सिंपल सा मतलब फोर्स से है। ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया एक्शन, बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया रिएक्शन। जो हम एक्शन रिएक्शन बोल रहे हैं उसका सिंपल सा मतलब फोर्स लगाने से होता है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। दूसरा पॉइंट है कि जो आपका एक्शन और रिएक्शन है वो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करता है। एक्शन and reaction acts on different bodies। कभी ये मत सोचना कि एक्शन और रिएक्शन किसी एक बॉडी के ऊपर काम करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में ए और बी को लिया था, तो हम क्या क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन, सपोज कर लो हम ए के ऊपर पहले निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी किसके बराबर होगा, निगेटिव माने अपोजिट ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। पहले हमने क्या किया, ए के ऊपर बी ने फोर्स लगाया उसको कैलकुलेट किया। यहाँ पे हमने क्या किया, बी के ऊपर ए ने फोर्स लगाया उसको कैलकुलेट किया। एक्शन रिएक्शन, अरे यार ठीक है, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, एक्शन किसी दूसरे बॉडी पे हुआ, रिएक्शन किसी दूसरे बॉडी पे हुआ।
एक्शन से मतलब ए के ऊपर जो फोर्स लगाया बी ने उसको हम एक्शन बोल रहे हैं। रिएक्शन का मतलब बी के ऊपर जो फोर्स लगाया ए ने उसको हम रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको हम रब करते हैं एग्जांपल को और तीसरी पॉइंट के लिखते हैं। ठीक है, द टर्म, पहले लिख लेने दो फिर समझाते हैं इसको। द टर्म, अच्छा एक बात बताओ, हाँ पहले सुन लो। आप बोल रहे हो एक्शन रिएक्शन, तो आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना। तो चलो तीसरी जो पॉइंट है वो इसी बारे में है, द टर्म एक्शन एंड रिएक्शन इन द थर्ड लॉ, इन द थर्ड लॉ may give wrong impression, may give wrong impression। ये मार्कर कुछ दूर चलने के बाद अपने आप स्लो हो जा रहे हैं। चलो दोनों से लिखते हैं। impression that action comes before reaction, that action comes before रिएक्शन। देखो पहले लिखा हुआ है एक्शन एंड रिएक्शन, तो कई लोग सोच रहे होंगे कि पहले एक्शन होता होगा फिर उसके बाद रिएक्शन होता होगा। ठीक है, that is action is cause, that is action is cause and reaction is effect, and reaction is effect। कई लोग को दिमाग में यही चल रहा होगा कि यही सही है, पहले एक्शन होता होगा जिसकी वजह से रिएक्शन होता है, एक्शन के कारण रिएक्शन होता है। लेकिन ये बात, अरे यार फिर से, हाँ लेकिन ये बात गलत है। एक्शन और रिएक्शन एक ही टाइम पे काम करते हैं, एक ही सेकंड के अंदर काम करते हैं। जो ए के ऊपर बी ने काम किया और बी के ऊपर ए ने काम किया, ये साइमल्टेनियसली होता है, एक ही सेकंड में होता है। इसीलिए कोई ना ही पहले होता है, कोई ना ही बाद में होता है। ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि देयर विल बी नो, यार देयर will be no cause effect, cause effect। एक्शन रिएक्शन में कोई ना तो काज होता है ना ही कोई इफेक्ट होता है। ठीक है, रिलेशन implied in third law, implied on third law। ठीक है, थर्ड लॉ में जो काज या इफेक्ट है इसका कोई रिलेशन नहीं होता। द फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, force on A due to B act at the and the force on B due to A act on same instant, act on same instant। एक ही क्षण पे, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, क्षण, एक ही क्षण पे ये दोनों काम होता है। जो फोर्स ए ने ए के फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए के ऊपर जो फोर्स बी ने लगाया और जो बी के ऊपर ए ने लगाया वो सेम इंस्टेंट पे होता है, सेम ही टाइम पे होता है। फिर थर्ड लॉ में एक्शन पहले आया रिएक्शन बाद में आया, या फिर एक्शन काज है रिएक्शन इफेक्ट है, ये गलत थिंकिंग पावर या गलत समझने का तरीका है। सिंपल सा बोलो, एक्शन रिएक्शन एक ही इंस्टेंट पे होता है। ठीक है, हो गई बात। देख लो कुछ टॉपिक बचता है, नहीं कुछ नहीं बचता। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा न्यूटन का तीनों लॉ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट रहा होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछिए। आप हमसे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, इंस्टा आईडी लास्ट में ऐड कर दी जाएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, आगे हम बात करेंगे इसके लिमिटेशन के बारे में, फिर नोशन और स्पेस पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारा ब्रेकअप चलेगा सिलेबस का। ठीक है, और देखते हैं अगर टाइम इधर ही बीच हो सकता है इलास्टिसिटी भी इसी के पैरेलल ही स्टार्ट कर दे। ठीक है, क्योंकि अब बार एक सीक्वेंस में पढ़ाने में सही तो है, लेकिन आप जानते हो ना अलग अलग जगह से बच्चे जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे,
तो किसी के पास कोई सिलेबस चल रहा है, किसी के पास कोई चल रहा है, तो हम ऐसे ट्राई करेंगे कि अगर पॉसिबल हो तो इसी के साथ इलास्टिसिटी को भी चलाते रहेंगे, ठीक है? जिससे अगर कोई बच्चा आगे है तो उसका भी सही से चलता रहे और हमारा तो ये जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।